गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग गांधी को डिस्कस कर रहे थे और गांधी को डिस्कस करने के क्रम में गांधीवाद पर भी हमने चर्चा शुरू की थी। कुछ प्रश्नों को लिया था, कुछ नए तरह के प्रश्नों को आज हम पिक करने जा रहे हैं। एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं और दूसरे प्रश्न आपकी तरफ से ले रहा हूं। प्रश्न लिखें। सर्वोदय की गांधीवादी संकल्पना को स्पष्ट करते हुए बतलाइए कि इसने उनकी स्वराज लोकतंत्र और राज्य विषयक दृष्टि को किन रूपों में प्रभावित किया। elucidating the concept of elucidating the Gandhian concept of Sarvodaya, elucidating the Gandhian concept of Sarvodaya, explain how it affected his thought, about Swaraj, democracy and state. स्वराज, डेमोक्रेसी एंड स्टेट। देखें, सबसे पहले मैं कहता हूं डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें। प्रश्न का पहला पार्ट है सर्वोदय विषयक गांधी की सोच और प्रश्न का दूसरा पार्ट है स्वराज, लोकतंत्र और राज्य विषयक उनकी दृष्टि। इस दृष्टि पर गांधी की सर्वोदय की संकल्पना का असर कहां तक दिखाई पड़ता, किन रूपों में दिखाई पड़ता है। अगर हम देखें सबसे पहले गांधी के सर्वोदय की संकल्पना को स्पष्ट करना है, फिर इसका प्रभाव लोकतंत्र विषयक उनकी संकल्पना पर, स्वराज विषयक उनकी संकल्पना पर और राज्य विषयक उनकी संकल्पना पर।
बेसिकली अगर आप देखें तो गांधी की जो सर्वोदय की संकल्पना है, सर्वोदय की संकल्पना सबके उदय की बात करती है। सर्वोदय की संकल्पना सबके कल्याण की बात करती है। सर्वोदय की संकल्पना समान रूप से सबकी उन्नति की बात करती है। और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि समता के साथ न्यायपूर्ण विकास को इंश्योर नहीं किया जाए। वेलफेयर ऑफ ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल, और अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करें, इट रिक्वायर्स जस्ट डेवलपमेंट विथ इक्विटी, समता के साथ न्यायपूर्ण विकास। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यह तब तक संभव नहीं होगा, सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल तब तक संभव नहीं होगा, प्रोग्रेस ऑफ ऑल तब तक संभव नहीं होगा जब तक एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेशन जो है, एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया जाए। समाज में जो भेदभाव विद्यमान हैं, जब तक समाज में मौजूद उन भेदभावों को दूर नहीं किया जाता तब तक सबका कल्याण संभव नहीं होगा, सबकी उन्नति संभव नहीं होगी, तब तक न्यायपूर्ण समाज का विकास संभव नहीं होगा। और अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, मैंने कहा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप, सभी प्रकार के विभेद का अंत। वह विभेद सोशल हो सकता है, वो वर्ण और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता, वर्ण और जाति पर आधारित विभेद हो सकता है, वह विभेद लैंगिक हो सकता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में हो सकता, वह विभेद जो है वह आपको क्लास बेस्ड हो सकता है, वर्ग आधारित विभेद हो सकता, ऊंच और नीच का जो भेदभाव समाज में होता है, अमीर और गरीब का जो भेदभाव समाज में होता है, साधन संपन्न और साधन विपन्न का भेदभाव जो समाज में होता, रिसोर्स इनरिच्ड एंड रिसोर्स डिप्राइव्ड, वह भेदभाव रिलीजियस हो सकता है, कम्युनल हो सकता है, वह भेदभाव धार्मिक हो सकता है, वह भेदभाव सांप्रदायिक हो सकता है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में कहें तो सर्वोदय की संकल्पना सबकी उन्नति की बात करती है, सबके विकास की बात करती है, सबके कल्याण की बात करती है, समान रूप से विकास, समान रूप से उन्नति, समान रूप से कल्याण की बात करती है। और इसके लिए यह समाज में मौजूद जो विभेद है, जो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, यह उनको रिस्पॉन्ड करने की बात करता है। और उनको रिस्पॉन्ड करने की अपेक्षा किससे की गई है? सर्वोदय एक लक्ष्य है स्टेट के समक्ष, और स्टेट से यह एक्सपेक्ट किया गया है कि स्टेट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए, राज्य अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जस्ट डेवलपमेंट के गोल के रियलाइजेशन को इंश्योर करें। प्रोग्रेस फॉर ऑल, एडवांसमेंट फॉर ऑल,
वेलफेयर फॉर ऑल के गोल के टारगेट को अचीव करे, के गोल को अचीव करे, उसके रियलाइजेशन को इंश्योर करे। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो मोटा मोटी आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों, भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में राज्य से जो अपेक्षा की गई है, कहीं ना कहीं आप देखें तो वह अपेक्षाएं सर्वोदय के संदर्भ में गांधी की अपेक्षाओं से मिलती जुलती हैं। गांधी ने राज्य से जो अपेक्षाएं की हैं ये उनसे मिलती जुलती। अब अगर हम देखें तो सवाल यह उठता कि गांधी ने सर्वोदय के इस कंसेप्ट को लिया कहां से है। तो अगर आप देखें इसके दो सोर्सेज दिखाई पड़ेंगे। सर्वोदय की प्रेरणा गांधी को भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा से मिली। इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन है, इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन ने जस्ट डेवलपमेंट विथ इक्वलिटी, इक्विटी, प्रोग्रेस फॉर ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल, इक्वल डेवलपमेंट, इक्वल प्रोग्रेस, इक्वल वेलफेयर के लिए गांधी को सोचने के लिए विवश किया। अब आप प्रश्न पूछ सकते कि आखिर भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा में ऐसा क्या है जो गांधी को सर्वोदय के लिए मोटिवेट कर रहे। तो भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करती, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो है यह बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय से एक स्टेप आगे की सोच रखती है। यहां बहुजन की बात नहीं है, यहां सर्वजन की बात है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो आप यह कह सकते कि यह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों से भी अनुप्राणित है। तो एक और इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन का मोटिवेशन है, दूसरी ओर अगर आप देखें इसके आइडियोलॉजिकल बेसिस को देखें तो इसका आइडियोलॉजिकल ओरिजिनेशन आपको वेस्टर्न थिंकर के यहां दिखाई पड़ता, वेस्टर्न थॉट में दिखाई पड़ता है। पश्चिमी चिंतन और पश्चिमी चिंतकों के यहां सर्वोदय की संकल्पना का उद्गम दिखाई पड़ता है। मैं दो धाराओं की चर्चा करूंगा। मैं पश्चिम में औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि में जो उपयोगितावादी विचारधारा उभर करके सामने आती है, मिल और बेंथम जिस यूटिलिटेरियन अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हुए आती है, यह यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या कहता है? मैक्सिमम वेलफेयर फॉर मैक्सिमम पीपुल, यह अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की बात करता है। और अगर इसके टेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट के मैक्सिमम लोगों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करने पर जोर देता है। दूसरी ओर देखें, उपयोगितावादी विचारधारा से अगर इतर हट करके देखें तो गांधी रस्किन से भी प्रभावित थे। रस्किन की रचना अनटू द लास्ट ने गांधी को गहरे स्तर पर प्रभावित किया, और अनटू द लास्ट में रस्किन
समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के कल्याण की बात करती है। समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, समाज के लास्ट स्टेप पर जो व्यक्ति खड़ा है, रस्किन उसके कल्याण की बात करते हुए आते। और इसके मद्देनजर इंडिविजुअल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर के बीच रस्किन इंटर रिलेशन पर जोर देते हैं। व्यक्ति के कल्याण और समाज के कल्याण के अंतर संबंध पर रस्किन जोर देते हुए आते। वे कहते हैं कि व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण में निहित है। अगर समाज का कल्याण नहीं होगा तो व्यक्ति का भी कल्याण नहीं होगा। और एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, व्यक्ति का कल्याण अगर नहीं होगा तो समाज का भी कल्याण नहीं होगा। और व्यक्ति में आप समझ रहे उस व्यक्ति की व्याख्या अनटू द लास्ट के रूप में की गई। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के रूप में उसकी परिकल्पना की गई। तो कहीं न कहीं भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा के साथ साथ पश्चिमी उपयोगितावादी विचारधारा, वेस्टर्न यूटिलिटेरियनिज्म और रस्किन जैसे वेस्टर्न थिंकर्स ने गांधी को प्रभावित किया और गांधी उनसे प्रभावित होते हुए सर्वोदय की बात करती। अब सवाल यह उठता, यह सर्वोदय कैसे होगा? प्रोग्रेस फॉर ऑल को कैसे इंश्योर किया जा सकता? एडवांसमेंट फॉर ऑल को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? वेलफेयर ऑफ ऑल को कैसे इंश्योर किया जा सकता? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो गांधी श्रम की महत्ता पर बल देते हुए आते। गांधी ने जो है इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर को फोकस किया है, क्योंकि अगर महत्ता श्रम की होगी, अगर लेबर का इंपॉर्टेंस होगा तो काम आधारित जो ऊंच और नीच की संकल्पना है, यह परसेप्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है कि यह अच्छा काम है, यह बुरा काम है, यह और काम आधारित ऊंच नीच की संकल्पना के कारण जो डिस्क्रिमिनेशन शेपअप होता है, जो विभेद समाज में आकार ग्रहण करता है, अगर महत्व लेबर को मिले, अगर श्रम की महत्ता को महत्व मिले, तो ऐसी स्थिति में समाज में काम आधारित ऊंच नीच की भावना को समाप्त किया जा सकता है। अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें तो गांधीयन फिलॉसफी को कई लोग रिग्रेसिव मानते हैं। और गांधीयन फिलॉसफी को कई लोग रिग्रेसिव क्यों मानते हैं? क्योंकि गांधी को देखें तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को गांधी क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी मैकेनिकल सिविलाइजेशन जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि आधुनिक मशीनी सभ्यता जो है वह लेबर को महत्व देने की बजाय लेबर के बीच डिस्क्रिमिनेट करती है। यह डिस्क्रिमिनेशन मैनुअल और मेंटल लेबर के बीच है। यहां पर मेंटल लेबर को कहीं अधिक महत्व दिया गया है और मेंटल लेबर के प्रति यह रेस्पॉन्सिव है, लेकिन मैनुअल लेबर को लेकर के यह न्यूट्रल दिखाई पड़ता, यह उदासीन दिखाई पड़ता। और शायद यही कारण है कि गांधी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करते हैं। गांधी ऐसे उद्योगों के विकास की बात करते हैं जो पूंजी की बजाय श्रम पर आधारित हो, क्योंकि पूंजी पर आधारित उद्योग जो है वह
प्रोग्रेस फॉर ऑल को इंश्योर नहीं कर सकता, वेलफेयर ऑफ ऑल को इंश्योर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होगा तो उसी स्थिति में सबके कल्याण की संभावना जो है, सबके हित, सबकी उन्नति की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दिया जा सकेगा, यथार्थपरक रूप दिया जा सकेगा। और इसलिए गांधी के सर्वोदय की संकल्पना में श्रम की महत्ता पर बल है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो गांधी ट्रस्टीशिप की थ्योरी प्रेजेंट करते, ट्रस्टीशिप की अवधारणा को लेकर के उपस्थित होते, और इस ट्रस्टीशिप की अवधारणा के जरिए भी उन्होंने प्रोग्रेस फॉर ऑल को इंश्योर करने की कोशिश की। अगर आप देखें ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या कहती है? ट्रस्टीशिप की अवधारणा में प्रोडक्शन का लक्ष्य, उत्पादन का लक्ष्य प्रॉफिट को नहीं माना जाता। प्रोडक्शन का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट नहीं है, पब्लिक वेलफेयर है, पब्लिक इंटरेस्ट है। मुनाफा की बजाय ट्रस्टीशिप की अवधारणा जो है सार्वजनिक हित को, सार्वजनिक कल्याण को अहमियत देती है। दूसरा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा जो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात करती है, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर जोर देती हुई आती। और तीसरा कंटेक्स्ट, इसके लिए अगर आप देखें तो यह एक्सपेक्ट किया जाता है पूंजीपतियों से, यह एक्सपेक्ट किया जाता है कैपिटलिस्ट से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, कि वे एक ट्रस्टी के रूप में व्यवहार करें। एक ट्रस्टी जिस प्रकार से पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, उसी तरह से उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को भी काम करना चाहिए। और पूंजीपति या उद्योगपति ट्रस्टी के रूप में काम करें, इसके लिए गांधी हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। इसके लिए गांधी हृदय परिवर्तन की बात करते, चेंज ऑफ हार्ट की बात करते। और यह चेंज ऑफ हार्ट कैसे होगा? यह चेंज ऑफ हार्ट होगा प्रेम के जरिए, अनुनय विनय के जरिए। वे कहते हैं कि उद्योगपतियों, पूंजीपतियों में मजदूरों के प्रति प्रेम की भावना जगानी होगी। उद्योगपतियों में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करनी होगी। उद्योगपतियों को उनके दायित्वों के प्रति सजग बनाना होगा। उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को वर्कर्स के प्रति कंसर्न बनाना होगा। ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करनी होंगी, ऐसे सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने होंगे जिनमें कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स के कंसर्न को समझ सके और वर्कर्स के कंसर्न को रिजॉल्व करने की दिशा में पहल कर सके। इसके लिए कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट को मोटिवेट करना होगा, प्रेरित करना होगा ऐसा करने के लिए। लेकिन गांधी ने एक ऐसे सिचुएशन की भी परिकल्पना की, गांधी ने एक ऐसी स्थिति की भी परिकल्पना की जिसमें किसी भी तरीके से पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के लिए को मोटिवेट करना संभव नहीं होगा। मुनाफा से दूर ले जाकर उन्हें सार्वजनिक हित की से जोड़ना संभव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में देखें तो गांधी कहते हैं कि उसी स्थिति में स्टेट को लेजिस्लेटिव स्टेप्स लेने होंगे, पब्लिक ओनरशिप ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन को इंश्योर करने के लिए, स्टेट ओनरशिप ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन को इंश्योर करने के लिए
ऐसी स्थिति में राज्य को कानूनी पहल करनी होगी ताकि उत्पादन के साधनों पर राजकीय स्वामित्व और नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। यहां पर आकर के देखें तो यहां पर आकर के देखेंगे तो गांधी और समाजवादियों के बीच की दूरी जो है मिटती दिखाई पड़ेगी। सोशलिज्म भी जो है स्टेट के लीगल इनिशिएटिव के जरिए पब्लिक वेलफेयर की आवश्यकता पर बल देता है और गांधी भी ऐसा ही करते यहां पर दिखाई पड़ रहे। लेकिन कभी इस बात को, कभी इसका मतलब यह नहीं निकालेंगे गांधी इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करती। इकोनॉमिक इक्वलिटी गांधीयन एजेंडे में शीर्ष पर है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी गांधी इकोनॉमिक इक्वलिटी को देते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गांधी प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट ओनरशिप के कॉन्सेप्ट के ही अगेंस्ट है। वो एक बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश करते, वो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते। वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, वे प्राइवेट एसेट के एक्विजिशन के पक्ष में गांधी नहीं। एक्सट्रीम सिचुएशन में वे पब्लिक ओनरशिप की बात करते, पब्लिक कंट्रोल की बात करते, स्टेट ओनरशिप की बात करते, स्टेट के कंट्रोल की बात करते। तो तीन बातें अब तक की मैंने आपके साथ। सर्वोदय के कंटेक्स्ट में गांधी इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर की बात करते। सर्वोदय के कंटेक्स्ट में गांधी ट्रस्टीशिप की थ्योरी को लेकर आते। सर्वोदय के कंटेक्स्ट में गांधी चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड की बात करते। चौथा, गांधी को अगर आप देखें तो गांधी ने सर्वोदय के मद्देनजर ही कंस्ट्रक्टिव वर्क को फोकस किया, रचनात्मक कार्यक्रमों को फोकस किया। यहां पर ध्यान रखें, गांधी केवल सोशल कम्युनल हार्मोनी की ही बात नहीं करते। गांधी ह्यूमन बीइंग और नेचर के भी हार्मोनी की बात करते। प्रकृति और मनुष्य के बीच भी गांधी सद्भाव पर जोर देते हैं। और गांधी ने कहा, मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को परिभाषित करते हुए, कि नेचर जो है वह हमारी नीड को रिस्पॉन्ड करने में समर्थ है, लेकिन नेचर हमारी ग्रीड को रिस्पॉन्ड करने में समर्थ नहीं है। सर्वोदय की संकल्पना नीड को रिस्पॉन्ड करती है। सर्वोदय की संकल्पना नीड को रिस्पॉन्ड करने के लिए ग्रीड को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करती है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो गांधी के यहां मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का जो निर्धारण किया गया है, मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का निर्धारण भी इसी के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। आप अगर देखें, पांचवा बिंदु रचनात्मक कार्यक्रम की जो बात की, रचनात्मक कार्यक्रम में किसको फोकस किया जा रहा है, जरा आप गौर करें। अनटचेबल्स को फोकस किया जा रहा है कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में। कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में किनको फोकस किया जा रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में महिलाओं को फोकस किया जा रहा है। और उसके कंटेक्स्ट में अगर आप बात करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क में आर्थिक स्वावलंबन की बात की जा रही है। चरखा आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनकर आता है। कंस्ट्रक्टिव वर्क में देखें तो सर्वधर्म समभाव को फोकस किया जा रहा है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। कहने का तात्पर्य यह कि गांधी ने कंस्ट्रक्टिव वर्क के जरिए एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को रिस्पोंड करने का काम किया।
और बिना उनको रिस्पॉन्ड किए प्रोग्रेस फॉर ऑल की बात नहीं की जा सकती थी, वेलफेयर फॉर ऑल की बात नहीं की जा सकती थी। अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, दो एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, दो तीन एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। आप अगर देखें, जब सेपरेट इलेक्टोरल की बात होती है, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम की बात होती, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात होती है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में 1909 के अधिनियम में, तो उस स्थिति में देखेंगे बहुसंख्यक हिंदू समाज का एक हिस्सा उसका विरोध करता है। गांधी बहुसंख्यक हिंदू समाज की आलोचना करते पृथक निर्वाचक मंडल के विरोध के लिए, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल गांधी की नजरों में वह साधन था जिसके जरिए मुसलमानों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सकता था, जिसके जरिए पॉलिटिक्स को इंक्लूसिव बनाया जा सकता था। गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स को पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस के एक टूल्स के रूप में देखा, समावेशी राजनीति के एक उपकरण के रूप में देखा। दूसरा कंटेक्स्ट में लूंगा मैकडोनाल्ड अवार्ड, और मैकडोनाल्ड अवार्ड के जरिए को जिस पूना पैक्ट के जरिए गांधी के द्वारा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की गई, वह पूना पैक्ट जो है वह सोशियो पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस के एक महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में आता है, राजनीतिक सामाजिक समावेशन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में तब्दील हो जाता, और आरक्षण राजनीतिक सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया में सहायक बनकर आता, और यह राजनीतिक सामाजिक समावेशन जो है वह कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंक्लूजन का मार्ग प्रशस्त करता है, आर्थिक समावेशन का मार्ग प्रशस्त करता हुआ आता, जिसके जरिए जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो अनटचेबल्स हैं, जो दलित हैं, उनके जो एक्सक्लूजन के शिकार थे, उनके एक्सक्लूजन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जाता, उनके बहिष्करण को इसके जरिए रिस्पॉन्ड किया जाता। इसी कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के लिए जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को भी गांधी समर्थन देते हैं, क्योंकि वह भी एक टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था, वह भी एक टाइप ऑफ एक्सक्लूजन था। जब चंपारण की मेरी आपके साथ चर्चा हो रही थी तो मैंने बतलाया था, गांधी जब पहुंचते हैं और स्थानीय स्तर के नेतृत्व जब वहां पर पहुंचते तो सब अपने अपने रसोइये के साथ आते, लेकिन चंपारण सत्याग्रह जब समाप्त तो होता है तो उस समय तक आते आते देखें एक ही रसोई होती है जिसमें सबका खाना बन रहा होता। सबका अपने अपने रसोइयों को लेकर आना जहां उनकी विशिष्टता की ओर संकेत करता, और यह विशिष्टता विभेद की ओर ले जाती है। वहीं पर चंपारण सत्याग्रह के अंतिम चरण में एक ही रसोई में सबका खाना, यह कहीं न कहीं उस विशिष्टता बोध को रिजेक्ट करता है, यह उस विशिष्टता बोध का रिजेक्शन है, और विशिष्टता बोध का यह रिजेक्शन कहीं न कहीं एग्जिस्टिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन के रिजेक्शन के रूप में सामने आता है। इसी के कंटेक्स्ट में देखें, गांधी चरखे और खादी की बात करते। गांधी अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वयं के द्वारा उत्पादन की आवश्यकता पर बल देते, जो श्रम की महत्ता को पुनर्स्थापित करने, जो लेबर के इंपॉर्टेंस के रिवाइवल में सहायक साबित हो सकता था। अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में शुरू करें, देखें तो बेसिकली सर्वोदय तब तक संभव नहीं था जब तक कि भारत गुलाम रहता, और भारत गुलाम
तब तक रहता जब तक सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कॉलोनियलिज्म का विरोध नहीं करते, उपनिवेशवाद के विरोध में खड़े नहीं होते। और अगर उस कंटेक्स्ट में देखें तो गांधी अहिंसात्मक सत्याग्रह की संकल्पना के जरिए नेशनल मूवमेंट को भी इंक्लूसिव बनाते हैं और कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो गांधी स्टेट के रोल को रिडिफाइन करते हैं और स्टेट के रोल को रिडिफाइन करते हुए वे स्टेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि यह इंडिविजुअल की लिबर्टी के प्रति रिस्पॉन्सिव हो, इंडिविजुअल की लिबर्टी के प्रति, व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशील हो, सुनिश्चित करे व्यक्ति की स्वतंत्रता को। स्टेट से यह अपेक्षा करते हैं, यह एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रतिनिधित्व और भागीदारी की प्रकृति समावेशी हो, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। अगेन अगर आप जाकर के देखें, इसके मद्देनजर देखें तो गांधी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हुए गांधी आते हैं। और उसी पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के मद्देनजर गांधी जो है स्वराज की बात करते, ग्राम स्वराज की अवधारणा को लेकर आते। तो ये वे कंटेक्स्ट हैं जिस कंटेक्स्ट में गांधी के सर्वोदय की संकल्पना को देखे जाने की जरूरत है। अब सवाल यह उठता, शासन की कौन सी पद्धति सर्वोदय में सहायक हो सकती है? Which type of rule, which type of governance, which type of system is helpful in ensuring progress for all, welfare of all? तो गांधी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि गांधी की नजरों में शासन की जितनी पद्धतियां हैं उनमें डेमोक्रेसी जो है वह लेस एविल है। और यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो गांधी वेस्टर्न मॉडल जो डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र की जो पश्चिमी अवधारणा है उसको खारिज करते, क्योंकि लोकतंत्र की जो पश्चिमी अवधारणा है उसमें अगर आप देखें तो शक्ति का केंद्रीकरण दिखाई पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखाई पड़ेगा। गांधी उसके अगेंस्ट में है। गांधी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते, गांधी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात करते, गांधी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात करते, गांधी समावेशी लोकतंत्र की बात करते। गांधी निर्णय प्रक्रिया में सबकी भागीदारी की बात करते। गांधी शक्ति को, जनता, शासन की शक्ति को जनता के स्तर पर मौजूद होते देखना चाहते। जनता के स्तर पर शासन की शक्ति की मौजूदगी को गांधी देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। और इसलिए देखें, गांधी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात करते, ऐसे लोकतंत्र की बात करते जहां पर भेदभाव की तनिक भी गुंजाइश नहीं हो। तो अगर आप देखें, आप यह कह सकते डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिवनेस मतलब दो मेजर कंपोनेंट हैं गांधीयन डेमोक्रेसी के। गांधीयन डेमोक्रेसी के केंद्र में जनता है, नेता नहीं। इसी लोकतंत्र की अवधारणा के अनुरूप अगर आप जाकर के देखें, गांधी के स्वराज की अवधारणा भी इसी के अनुरूप आकार ग्रहण करती है। गांधी का स्वराज वही नहीं है जो
तिलक का स्वराज है। 1920 में, 1920 में गांधी अपने स्वराज की अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं और वो कहते मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। वे लोकतंत्र के एलिटिस्ट नेचर के अगेंस्ट हैं। वे यूनिवर्सल सफरेज की बात करते हैं, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र की बात करते। जो लोकतंत्र वयस्क मताधिकार की संकल्पना पर आधारित होगा उसमें प्रतिनिधित्व और भागीदारी भी व्यापक होगी। उसमें निर्णय प्रक्रिया जो होगी वह समावेशी होगी। निर्णय प्रक्रिया में सबकी भागीदारी होगी। और इसी के कंटेक्स्ट में देखें, गांधी स्वराज के कॉन्सेप्ट को सेल्फ डिटर्मिनेशन से जोड़ते, आत्मनिर्णय से जोड़ते, स्वाधीनता से जोड़ते हैं, लिबर्टी से जोड़ते, इक्वलिटी से जोड़ते हैं, फ्रैटर्निटी से जोड़ते हैं। लोकतंत्र और स्वराज की संकल्पना को वेस्टर्न कंसेप्ट जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी का है उसे वो कनेक्ट करके देखते हैं। क्योंकि जब तक लोकतंत्र और उस लोकतंत्र के जरिए निर्मित स्वराज इस संकल्पना पर आधारित नहीं होगा, तब तक वह स्वराज, वह लोकतंत्र पब्लिक एस्पिरेशंस के अनुरूप नहीं होगा। तब तक वह लोकतंत्र जो है, वह स्वराज जो है, पब्लिक वेलफेयर के एजेंडे से परिचालित नहीं होगा। तब तक वह लोकतंत्र जो है पब्लिक एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरेगा। वह स्वराज पब्लिक एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरेगा। और इसलिए अगर गांधी के स्वराज की संकल्पना को देखें तो गांधी के स्वराज में राजनीतिक स्वाधीनता ही नहीं, पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं है, वहां कल्चरल फ्रीडम भी है, सांस्कृतिक स्वाधीनता भी है, नैतिक स्वाधीनता भी है, मोरल एंड एथिकल फ्रीडम की भी बात वहां पर दिखाई पड़ेगी। और इसीलिए अगर आप देखें उसका नेचर डिसेंट्रलाइज है, तभी तो ग्राम स्वराज की बात है। गांधी की उसी की अपेक्षा के अनुरूप तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 पंचायती राज की बात करता है। पंचायती राज का जो स्वप्न करीब करीब आप लेकर के चले तो 45 वर्षों के बाद साकार हुआ, 46 वर्षों के बाद साकार हुआ। इसलिए गांधी का स्वराज जो है वह ह्यूमन है, मानवीय है, जनहितैषी है। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, गांधी जिस लोकतंत्र की बात करते, गांधी जिस स्वराज की बात करते, सवाल यह उठता कि गांधी के सर्वोदय की संकल्पना में राज्य की क्या भूमिका है। क्योंकि लोकतंत्र और स्वराज अंततः ये दोनों संकल्पनाएं जो हैं वो राज्य से जाकर जुड़ती। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्य को लेकर जो गांधी की अवधारणा है उसके संदर्भ में मैं दो बातें कहूंगा। गांधी राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं, आवश्यक बुराई के रूप में, एसेंशियल एविल के रूप में स्टेट के एग्जिस्टेंस को गांधी एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी बात कि गांधी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। गांधी राज्य विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि गांधीयन पॉलिटिकल फिलॉसफी में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मोटिव स्टेटलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना है। अब अगर देखें स्टेट को लेकर जो गांधी की सोच है, गांधीयन परसेप्शन अबाउट स्टेट जो है
वह कहीं ना कहीं लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय राज्य के वर्तमान स्वरूप के विरोधी थे। उन्होंने टूल्स ऑफ ऑपरेशन के रूप में राज्य को देखा। उन्होंने उत्पीड़नकारी संस्था के रूप में राज्य को देखा और राज्य की भूमिका को रेखांकित किया। क्यों? क्योंकि स्टेट का अप्रोच पावर सेंट्रिक है। क्योंकि राज्य की संकल्पना शक्ति पर आधारित है, और चूंकि राज्य की संकल्पना शक्ति पर आधारित है, इससे पावर सेंट्रिक अप्रोच है स्टेट का, इसलिए आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि यूज ऑफ फोर्स और पनिशमेंट, इन दोनों की स्टेट मैकेनिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के संचालन में बल प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है, राज्य के संचालन में दंड की कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। और शायद यही कारण है कि इस रूप में स्टेट जो है वह इंडिविजुअल की लिबर्टी को इग्नोर करता है, स्टेट इंडिविजुअल की लिबर्टी को क्रश करने की कोशिश करता है। इसके कारण राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की उपेक्षा होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन होता है। तो कहीं ना कहीं पावर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ स्टेट जब भी होगा, जब भी स्टेट का अप्रोच पावर सेंट्रिक होगा, तो वह टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में तब्दील होता चला जाएगा, वह सप्रेसिव होता चला जाएगा। इसके विपरीत गांधी को देखें तो गांधी जो है, और इसलिए गांधी को देखें तो गांधी जो है राज्य के मिनिमम इंटरफेरेंस की बात करते हैं। गांधी जो है पावर और यूज ऑफ फोर्स को मिनिमाइज किए जाने की बात करते हैं, शक्ति और बल प्रयोग को मिनिमाइज किए जाने की बात गांधी करते हैं। गांधी की नजरों में जो अपने वर्तमान स्वरूप में राज्य है वह हिंसा और शोषण पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, जबकि गांधी नॉन वायलेंट सोसाइटी की परिकल्पना करते और नॉन वायलेंट सोसाइटी के गोल को अचीव करने के लिए राज्य की भूमिका पर की बात करते। वे कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा, क्योंकि राज्य की जरूरत है नेशनल लाइफ को रेगुलेट करने के लिए, और गांधी का मानना है कि अगर एक ऐसा समय आए जब नेशनल लाइफ में वह कंप्लीटनेस आ जाए कि वह सेल्फ रेगुलेशन से परिचालित हो, यदि राष्ट्रीय जीवन इतना परिपूर्ण हो जाए कि आत्मनियमन संभव हो सके, ऐसी स्थिति में राज्य की जरूरत नहीं हो जाए रहेगी। गांधी राम राज्य के जिस ड्रीम को लेकर उपस्थित होते, राम राज्य की जिस परिकल्पना को लेकर के उपस्थित होते, राम राज्य की वह परिकल्पना स्टेटलेस नॉन वायलेंट सोसाइटी की परिकल्पना है, राज्य विहीन अहिंसात्मक समाज की परिकल्पना है, जो जियो और जीने दो की संकल्पना पर आधारित है, लिव एंड लेट लिव के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी को अहमियत देती है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी बेस्ड है, जहां पर किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के लिए स्पेस नहीं है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन सोशल हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिकल हो, चाहे वह डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वह जेंडर बेस्ड हो। किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के लिए स्पेस नहीं है गांधी के राम राज्य में, गांधी के स्टेटलेस नॉन वायलेंट सोसाइटी में।
और इसीलिए अगर देखें तो गांधी का राज्य, राम राज्य जो है, मोरालिटी, वैल्यूज, एथिक्स, डिसिप्लिन, आइडियल्स, ह्यूमनिज्म, गांधी का राम राज्य मूल्य, नैतिकता, आदर्श, मर्यादा, अनुशासन और मानवीयता की संकल्पना पर आधारित है और इन्हीं के द्वारा रेगुलेटेड है। कहने का तात्पर्य यह कि गांधी टेम्पररी इंस्टीट्यूशन के रूप में स्टेट की परिकल्पना करते और अस्थायी संस्था के रूप में राज्य की परिकल्पना करते हैं। एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करते हैं जिसमें पब्लिक ओपिनियन मायने रखता है, जिसमें व्यक्ति की सहमति महत्वपूर्ण है, इंडिविजुअल का कंसेंट जिसमें महत्वपूर्ण है, जो इंडिविजुअल की लिबर्टी के प्रति सेंसिटिव हो, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशील हो, जो नॉन वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करे, जो अहिंसक तरीके से जन कल्याण को प्रोत्साहित कर पाने में समर्थ हो और अंततः जो नॉन वायलेंट सोसाइटी की को इस्टेब्लिश कर सके, नॉन वायलेंट सोसाइटी के गोल को अचीव कर सके। तो ये लार्जर कंटेक्स हैं, जिस लार्जर कंटेक्स में गांधीयन फिलॉसफी ऑफ सर्वोदय को देखे जाने की जरूरत थी और गांधीयन फिलॉसफी ऑफ सर्वोदय को अचीव करने में गांधीयन फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी किस प्रकार हेल्पफुल है, गांधीयन फिलॉसफी ऑफ स्वराज किस प्रकार हेल्पफुल है, गांधीयन फिलॉसफी ऑफ स्टेट किस प्रकार हेल्पफुल है, इसकी मैंने विस्तार से चर्चा आपके साथ की। अब अगर जाकर के देखें अगला बिंदु जो इमर्ज करता है, एक प्रश्न आज दिया गया था। यद्यपि ऐसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना कम है, पर ऐसे प्रश्न एप्लीकेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न लिखें, कोविड-19 के वैश्विक संकट के आलोक में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता के प्रश्न पर विचार करें। Consider the relevance of Gandhian philosophy in the context of COVID-19 global crisis. In the context of COVID-19 global crisis. ठीक?
कोविड-19 के कंटेक्स्ट में आपको गांधी दर्शन की प्रासंगिकता पर चर्चा करनी। देखें, कोविड-19 का इंटरप्रिटेशन क्या है? कोविड क्राइसिस का इंटरप्रिटेशन क्या है? तो इसके इंटरप्रिटेशन दो रूपों में हो रहा है। एक, स्वास्थ्य संकट के रूप में, एक हेल्थ क्राइसिस के रूप में इसकी चर्चा हो रही है, नहीं? और दूसरा, मनुष्य प्रकृति संबंधों के असंतुलन के प्रति प्रकृति की प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स ऑफ नेचर एक हेल्थ क्राइसिस के रूप में, दूसरा रिस्पॉन्स ऑफ नेचर टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इम्बैलेंसेज बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, शुरू करता अगर आप देखें, स्वच्छता की गांधी की जो अवधारणा है, पूरे के पूरे कोविड-19 क्राइसिस के फेज को देखें, लगातार हाथ को धोने, हाथ को साफ रखने, गंदे हाथों से मुंह, नाक, आंख को न छूने पर लगातार जोर दिया गया है और लगातार ये बात की गई है कि बचाव ही सुरक्षा है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, गांधी ने मनुष्य और प्रकृति के बीच संवेदनशील संबंधों की वकालत की। अगर आप देखें, कोविड क्राइसिस को देखें तो इसका अर्बन नेचर कहीं अधिक डोमिनेंट है। इसका मतलब यह नहीं निकालिएगा कि गांव में इसका असर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें, गांव की तुलना कोविड का प्रभाव अब तक शहरों पर कहीं अधिक रहा है। और दूसरा, कोविड के इंपैक्ट, उसकी इंटेंसिटी और उसकी फैटेलिटी को देखें तो गांव की तुलना शहरों में ज्यादा है। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है?
मनुष्य और प्रकृति का संबंध जो गांव में है, रूरल एरिया में मनुष्य प्रकृति के कहीं अधिक निकट है, जबकि शहरी क्षेत्रों में मनुष्य प्रकृति से दूर है। तीसरा कंटेक्स्ट जो यहां पर उभरता, वो है रिस्पॉन्स टू कोविड क्राइसिस के कंटेक्स्ट में। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो गांधी राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करते। गांधी ग्राम स्वराज की बात करते और गांधी जो है समावेशी लोकतंत्र की बात करते। गांधी जन के प्रति संवेदनशील राज्य की बात करते। अगर इन चारों कंटेक्स्ट में देखें, अगर आप देखें पिछले करीब करीब 1.25 साल का जो अनुभव है कोविड फेज का, तो आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है कोविड को रिस्पोंड करने की जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है, वह स्ट्रैटेजी सेंट्रलाइजेशन की ओर ले जाती है। सेंट्रलाइज्ड रिस्पांस कोविड को रहा है, जबकि आवश्यकता थी डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पांस की। आवश्यकता थी कि गवर्नेंस के अदर स्तर जो हैं, यूनियन के अलावा राज्य के नीचे स्थानीय संस्थाएं, उनको कोविड रिस्पांस प्रोसेस में उनको भी भागीदारी बनाया जाता, उनको भी शामिल किया जाता, उनकी भी सहभागिता को सुनिश्चित किया जाता। और अगर ऐसा किया जाता तो शायद कोविड के इंपैक्ट, डेडली इंपैक्ट को, उसकी फैटेलिटी को कम किया जा सकता था। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, कोविड के प्रति शासन का जो रिस्पॉन्स रहा है, प्रशासन का जो रिस्पॉन्स रहा है, अगर आप देखें तो गांधी जो है शक्ति पर आधारित राज्य की संकल्पना के अगेंस्ट है, गांधी वायलेंस के अगेंस्ट है, गांधी स्टेट के मिनिमम इंटरफेरेंस की बात करते हैं। और स्टेट के मिनिमम इंटरफेरेंस का मतलब पावर के मिनिमम इंटरफेरेंस से, स्टेट के मिनिमम इंटरफेरेंस का मतलब जो है वह फोर्स के मिनिमम यूज से। लेकिन अगर आप देखें कोविड को रिस्पॉन्ड करने के क्रम में राज्य का जो व्यवहार सामने आया है, वो कहीं ना कहीं फोर्स के मैक्सिमम यूज से परिचालित दिखाई पड़ता। राज्य का जो व्यवहार उभर करके सामने आता है, वह जो है ऑथोरिटी और पावर के जो है बाय फोर्स इस्तेमाल की ओर झुकाव रखता हुआ आता। अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो गांधी एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करते जो राज्य जन के प्रति संवेदनशील हो, जो राज्य पब्लिक वेलफेयर के उद्देश्यों से परिचालित हो। और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, तो गांधी ने ट्रस्टीशिप की जो बात की,
गांधी ने ट्रस्टीशिप थ्योरी की जो बात की, और ट्रस्टीशिप थ्योरी के जरिए जिस जन कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि यदि पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एक ट्रस्टी की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसी स्थिति में लीगल मीन्स के जरिए, वैधानिक साधनों के जरिए क्या किया जाना चाहिए? तो वैधानिक साधनों के जरिए प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति जो है, पूंजी जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, उन पर स्टेट के कंट्रोल को, स्टेट की ऑथोरिटी को, स्टेट की ओनरशिप को इंश्योर किया जाना चाहिए। और अगर आप देखें तो कोविड जो केवल हेल्थ क्राइसिस आज के डेट में नहीं रह गया, हेल्थ क्राइसिस से आगे बढ़ करके यह ओवरऑल क्राइसिस का फॉर्म ले लेता है। यह क्राइसिस जितना सोशल है उतना ही क्राइसिस पॉलिटिकल है, उतना ही क्राइसिस इकोनॉमिक है। ऐसी स्थिति में देखें, स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन, स्टेट का रोल कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, और इस कंटेक्स्ट में स्टेट का जो रोल बढ़ता है तो स्टेट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट उसके प्रति रेस्पॉन्सिव हो। तो ये हुई, यही मैं कहता कि कई बार जो है प्रश्न के हिसाब से आपको अपनी जानकारी को, प्रश्न के हिसाब से जो भी आप जान रहे हैं उसको अप्लाई करना होता है, उस कंटेक्स्ट में अप्लाई करना होता है। और भी बिंदु तलाशेंगे बैठ करके, या इंटरप्रिटेशन के क्रम में आप देखेंगे इसी के अंतर्गत चीजें समाहित होती चली जाएंगी। इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, गांधी का जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन माइंडसेट है, नहीं, विभेद विरोधी सोच जो है, इसके संदर्भ में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये वे कंटेक्स्ट हैं जिस कंटेक्स्ट में इनको देखे जाने की जरूरत थी। तो आज की चर्चा को यहीं पर रोकूंगा। कल एक गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना और ग्राम स्वराज की संकल्पना के साथ साथ वर्ण और जाति की संकल्पना, इन दोनों को डिस्कस करता हुआ फिर मैं धर्म और राजनीति को लेकर जो गांधी की सोच है उस पर लौटूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।